नमस्कार साथियों, जीएस ऑनलाइन में हम लोग दृष्टि क्विक बुक को समराइज़ कर रहे थे। तो सामान्य विज्ञान का आज हम लोग चौथा जो पार्ट है तरंगे वेव्स उसको पढ़ेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम के पहले आपको पूरी बुक कंप्लीट करने का एक बड़ा अच्छा मौका है, आप मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ से आपको और भी जो क्विक बुक हैं उनका भी आपको जो चैप्टर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। आइए देखते हैं तरंगे वेव्स। तरंग क्या है? पहला तो हमारा सवाल इसी पे है, तरंग हम जाने एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक तरीके का ऊर्जा का स्थानांतरण है। कैसा ऊर्जा का स्थानांतरण है? चाहे कोई माध्यम हो, चाहे कोई निर्वात हो, इनमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले जो विक्षोभ होते हैं उन्हीं को कहते हैं तरंग। अब दो प्रकार से ये हो सकती हैं, या तो ये मैकेनिकल हो सकती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि यांत्रिक हो सकती हैं या विद्युत चुंबकीय। तो आइए बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। क्या होती हैं, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है ना, जो ये यांत्रिक तरंगें हैं इनके लिए कोई न कोई भौतिक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी कि किसी माध्यम के जरिए चल पाएंगी, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो बिना किसी माध्यम के चल पाएंगी। तो बात बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। तो इनका क्या है कि जब किसी भौतिक माध्यम में कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो माध्यम के कणों के भौतिक स्थानांतरण या पूरा द्रव्य प्रवाह किए बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरण एक दूसरे से दूसरे बिंदु तक करते हैं, तो यांत्रिक तरंग कहलाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसी माध्यम के जरिए चलते हैं, और उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंगें, भूकंप तरंगें, जल तरंगें। इसमें जो संचरण होता है ना, वो ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। तो संचरण का जो माध्यम होगा, यानी कि उनको जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका माध्यम जो है दो गुणों पर निर्भर करता है। एक तो वो मीडियम जो है उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, प्रत्यास्थता कैसी है, और दूसरा उसका इनर्शिया कितना है, यानी कि जड़त्व तो कैसा है। दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से उनका संचरण होगा। तो इसीलिए दो तरीके की, दो टाइप्स की होती भी हैं जो बहुत पूछी गई हैं अभी तक। मुझे लगता है कि साइंस का एक फेवरेट सेगमेंट रहा है यहाँ से, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। बहुत अच्छा डिस्कस किया गया इस बुक में, और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कहीं कन्फ्यूज़न की कोई नीड नहीं है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगें क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव्स? देखिए, जब आपकी कोई तरंग एक स्थान से यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ए से लेके बी तक जा रही है, इसकी मतलब इसकी दिशा किधर हो गई? इधर हो गई। तो ये तरंग के संचरण की दिशा बनाई गई है ना। और आप देखिए कि आपकी तरंग जो है वो ऊपर नीचे कर रही है कि आगे पीछे हो रही है। ठीक है, स्प्रिंग की तरह हो रही है या एक रस्सी की तरह हो रही है, जैसे आप झटका मारते हैं किसी एक दीवार से बंधी हुई रस्सी। तो यहाँ अगर वो लंबवत होगा, जैसे आपने रस्सी को बांध रखा है और आप उसको झटका दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? ऊपर नीचे करेगी ना। तो ये कैसा होगा? अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। तो अब इसी को समझते हैं, इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। कह रहा है माध्यम के घटक, जो इसमें घटक हैं, संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब ऊपर गए नीचे गए तो लंबवत कंपन हुआ ना ये। तो ऐसी तरंग को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगें। अब कोई डाउट रहेगा? नहीं, डाउट अभी बना हुआ होगा। अनुदैर्ध्य वाला भी अगर चित्र देख लें तो आपको डाउट नहीं रहेगा। देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य में क्या है? मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग हाथ में लिया हुआ है। स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं आप? तो स्प्रिंग क्या होगा, जब झटका मारेंगे तो वो एक बार आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। तो उसकी संचरण की जो दिशा होगा ना, उसमें एक बार तो वो संपीडित हो जाएगा, कंप्रेस्ड, और एक बार फैल जाएगा। तो देखिए, संपीडन और विरलन दोनों इसमें होता रहेगा। तो इसमें क्या होगा? इसके जो कंपन की दिशा होगी वो संचरण की दिशा के अनुसार होगी। तो यही डिफरेंस आ जाता है कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो एक लंबवत और एक उसकी दिशा में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया दोनों इमेज के जरिए। अब इनमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है ना, उसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा ये बताओ, जब कोई लंबवत कर रहा है ऐसे ऐसे, तो ऊपर वाले भाग को श्रृंग कहोगे कि नीचे वाले भाग को कहोगे? जाहिर सी बात है, श्रृंग चोटी ऊपर होती है, तो ऊपर वाला जो भाग होगा वो क्या होगा? श्रृंग। और जो सबसे नीचे जाएगा उसको क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे। तो जरा इसी को पढ़ के देख लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कणों का मध्यमान स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन माना ऊपर को क्रेस्ट होता है, श्रृंग,
और दूसरी ओर अधिकतम विस्थापन जो सबसे अधिकतम नीचे जाएगा उसको कहेंगे गर्त यानी कि ट्रफ कहेंगे। तो यही जो श्रृंग और गर्त हैं इन्हीं का संचरण के साथ दिशा जो है आगे बढ़ती जाती है। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, जो ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं इनकी खास बात क्या होती है कि ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें रिजिडनेस हो, है ना। रिजिडनेस मतलब दृढ़ता हो। तो हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में एवं तनाव युक्त डोरियों, जिसका उदाहरण मैंने आपको शुरुआत में दिया, या द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती हैं, तरल यानी कि द्रव और गैसों में नहीं। तो अब इनका उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? जल तरंगें सतह पर हो सकती हैं, भूकंपीय तरंगें जिनमें एस तरंगें भूकंपीय में, PSL। आपने पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, आपको ये बहुत डिटेल में समझाया गया है। मैंने क्लासरूम लेक्चर भी लिए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करें। वहाँ पर जो विश्व का भूगोल है वो 2 प्लेलिस्ट होगा, एक दृष्टि क्विक बुक का है और एक मेरा क्लासरूम लेक्चर का है जो ज्योग्राफी लेक्चर के नाम से होगा। तो वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस चैप्टर सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जो PSL हैं वो कैसे संचरण करती हैं। थोड़ा सा मैं उसका डेमो आपको यहाँ भी बता दूंगा, तो और भी आपको आसानी हो जाएगी कि S वेव्स जो हैं कहाँ चलती हैं, कहाँ नहीं चलती हैं, PL कहाँ चलती हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ का उदाहरण कौन सा हो गया? जल तरंगें और भूकंपीय तरंगें। ठीक है, इतना याद रखिएगा भाई, भूकंपीय में S याद रखिएगा, P नहीं। अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इनका मैंने आपको बताया है कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और इनका सबसे अच्छा उदाहरण होती हैं ध्वनि तरंगें। अब इनके लिए क्या है, इसमें क्या होता है कि संचरण के साथ साथ माध्यम के जो कण होते हैं वो सामान्य की अपेक्षा अधिक पास पास होते हैं। तो वो बार बार जब पास पास होंगे तो उसको कहेंगे कंप्रेशन, संपीड़न। और जहाँ वो अपेक्षाकृत दूर दूर होंगे उनके कण तो उसको कहेंगे विरलन। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे। मतलब सीधी सी बात है ना, स्प्रिंग एक बार सिकुड़ेगी तो संपीड़ित हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। जब वो फैलेगी तो कैसी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी विरलन, रिफ्रैक्शन, रेफ्रैक्शन। तो अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि जो संपीड़न के स्थान पर माध्यम का दाब जो होता है वो घनत्व सामान्य की अपेक्षा अधिक, घनत्व भाई बढ़ जाएगा संपीड़न होने पर, और जहाँ कम होगा वहाँ कम हो जाएगा, जहाँ विरलन होगा वहाँ घनत्व कम हो जाएगा। अब चूँकि अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न यानी कि दाब से संबंधित हैं, ये ठोस और तरल दोनों में संचरण कर सकती हैं, दबाव वहाँ बन सकता है। तो इसीलिए स्टील में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों चलेंगे। स्टील ठोस भी है ना, लेकिन ये तो इसमें भी चल सकती हैं। तो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें स्टील में संचरित हो सकती हैं, परंतु वायु तथा जल में केवल अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण संभव है। तो उदाहरण कौन सा हुआ अनुदैर्ध्य का? ध्वनि तरंगें हुई और भूकंपीय में P तरंगें हुई। तो ये थोड़ा याद रखेंगे कि भूकंपीय तरंगों में PSL में P जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है और जो S जो हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो S जो हैं वो जो तरल पदार्थ होगा वहाँ पे नहीं चल पाएंगी। तो अब इसको थोड़ा यही समझिए, जो ये आपकी सीस्मी वेव्स दी हुई हैं इसको शॉर्ट में दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भूकंप के कारण पृथ्वी की तहों में संचारित होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, P तरंगें, S तरंगें और L तरंगें। ये जो P होती हैं प्राइमरी वेव्स होती हैं, S होती हैं सेकेंडरी वेव्स होती हैं, L जो होती हैं वो आपके सरफेस वेव्स होती हैं। तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो कैसी होंगी? P वाली, जो अभी लास्ट में बताया, अनुदैर्ध्य तरंगें, ये सब जगह चल सकती हैं ना, हर माध्यम में। जो S हैं सेकेंडरी वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, तो ये केवल ठोस में संचरण करती हैं, द्रव में ये विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ लास्ट में लिखा पृथ्वी के कोर में विलुप्त हो जाती हैं। तो आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं देखा होगा तो जरा आप देखिए। एक जैसे पृथ्वी है, ये इसका कोर है। जब यहाँ पर मान लीजिए भूकंप आता है तो यहाँ से तरंगें संचरित होंगी, तो कुछ जो है ऐसे घूम जाती हैं, जो इमेज पाया गया वो PSL का ऐसे ऐसे है। तो दरअसल ये P वेव्स हैं, S वेव्स हैं, इसमें दोनों हैं। ठीक है, यहाँ P भी है, यहाँ S भी है। लेकिन कुछ पाया गया कि जो कोर से गुजरने वाली थी तरंगें उसमें केवल P वेव्स पाई गई, उसमें जो है S वेव्स नहीं पाई गई। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि P वेव्स जो होती हैं वो तो सब जगह चल पाती हैं, है ना, अनुदैर्ध्य होती हैं, लेकिन जो अनुप्रस्थ थी वो तरल में नहीं चल सकती। तो इसका मतलब कोर कैसा है? तरल है। तो इसी माध्यम से हमें पता चल गया। तो देखिए ध्वनि का
जब तरंगों का हमने प्रभाव पढ़ा तो हमको बात समझ में आ गई कि जो एस वेव्स हैं वो नहीं गुजर रही, इसका मतलब कोर हमारा कैसा है, लिक्विड है। तो ये कहा गया कि पृथ्वी के कोर में वो विलुप्त हो जाती हैं। और आप कहेंगे कि एल वेव्स कहाँ हैं, तो वो सतही तरंगें हैं, ठीक है, वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो भूकंप वाला वीडियो है मेरा, आप उसको देखिएगा तो आपको और भी समझ में आएगा। जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, वीडियोस तो बहुत सारे हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है अवेलेबल करा दूंगा। तरंगों का निरूपण, कैसे तरंगों का निरूपण करते हैं, मतलब हम लोग तरंगों पर जितनी बातें होती हैं इसमें कई शब्द आपको मिलेंगे, जैसे आयाम, कला, आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंग चाल। ये थोड़ा सा जो वर्ड है ना, इनको डिफाइन किया गया है, इनको बॉक्स में शेयर किया गया है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ये है कि अधिकतम विस्थापन, जैसे आपने देखा था यहाँ पे ये इमेज में, ये श्रृंग से लेकर के गर्त तक, तो अधिकतम विस्थापन हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो विस्थापन हुआ है अधिकतम, तो यही एम्पलीट्यूड की बात यहाँ हो रही है कि तरंग गति में किसी बिंदु का अपनी मध्यमान स्थिति के एक ओर, मध्यमान स्थिति कौन सी हुई कि अगर मान लीजिए मान लिया जाए तो तरंग यहाँ से कितना ऊपर गई, ये दूरी क्या हो गई, एम्पलीट्यूड हो गई, और इसके इधर आएगी तो ये वाली दूरी हो गई, तो ये एम्पलीट्यूड। यानी तरंग गति में किसी एक बिंदु का अपनी मध्यमान स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन को क्या कहेंगे, तरंग का आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। समझ में आ गया? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो क्या गलत होगा? नहीं। कला क्या है, किस कला में वो अपना चलता है, तो कोई भी तरंग जो आयाम होता है उसके लिए स्थिति समय पर तरंग का विस्थापन कला द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो फेज़ होता है, वो किस फेज़ में चल रही है। जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल, ये समझने वाली बात है कि तरंग संचरण में कोई बिंदु अपना एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो कंपन कैसे होगा, मान लीजिए ये आपकी मध्यमान स्थिति है, यहाँ से चली, अब इधर गई वेव्स, इधर गई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, तो इस बिंदु से पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो उसको पहुँचने में समय लगा, एक कंपन करने में उसको जो समय लगा, वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो देखा जाएगा कि हर सेकंड में कितना हो रहा है, तो इस तरीके से इसी में फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि तरंग संचरण में किसी बिंदु द्वारा एक सेकंड में कुल कंपनों की संख्या, अगर इसको हम टाइम बाउंड कर दें कि एक सेकंड में कितने कंपन हो गए, तो वो आवृत्ति हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसको पूरा करने में जितना समय लग रहा है वो क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया। तो समझिए कि एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगा वो हो गया आवर्तकाल, और केवल एक टाइम बाउंड कर दीजिए कि एक सेकंड में कितना कंपन हुआ, तो वो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति हो गई। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई, ये बहुत ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए। तो आपका ये अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो सिंपल सी बात आप ऐसे समझ लीजिए, ये डेफिनेशन वगैरह जो लिखा है इसको अभी हम पढ़ते हैं। जैसे आपकी तरंग ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसमें आपके जो श्रृंग आ रहे हैं ये गर्त आ रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा श्रृंग हो गया, बीच में मध्यमान स्थिति की लाइन खींच सकते हैं, ये वाला गर्त आ रहा है, तो इसके और इसके बीच की दूरी ले लीजिए, ये दूरी कहलाएगी वेवलेंथ। इस वेव की बीच की दूरी लेंथ, वेवलेंथ। ऐसे ही यहाँ का भी इसकी बीच की कहलाएगी क्या, वेवलेंथ। इसको दर्ज करते हैं लैम्डा से, किसे दर्ज करते हैं, लैम्डा से, ये दिया हुआ है। तो अब ये समझिए कि अगर ये पास पास होगा तो आवृत्ति तेज होगी कि कम, ज़्यादा, मतलब कम होगी कि ज़्यादा, जाहिर सी बात है भाई, ये पास पास है मतलब बहुत जल्दी जल्दी कंपन हो रहा है, तो आवृत्ति आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, दूर दूर होगी तो क्या होगी। तो इसके लिए ये ध्यान रखने वाला होता है कि शॉर्ट वेव कहा जाता है, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव ऐसे बोला जाता है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन आपने पढ़ा होगा। तो यही वेवलेंथ से बात की जाती है कि शॉर्ट वेव है कि लॉन्ग वेव है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना यहाँ। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया टाइम पीरियड, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य। थोड़ा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी, दो क्रमागत कण कौन से हुए, ये वाले। इसे किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से। अब दोनों में समझिए, जो ट्रांसवर्स हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें मतलब एस वेव्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो तरल में नहीं चलती, तो इसमें क्या होती है, दो क्रमागत श्रृंग, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। भाई जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उसी में श्रृंग और गर्त होते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिया गया कि किन तरंगों में श्रृंग और गर्त होते हैं, तो किस में होगा, ट्रांसवर्स में होगा ना, आपके अनुप्रस्थ तरंगों में होगा। तो आपने कहा, इसने कहा कि दो श्रृंगों और दो गर्तों, मैंने इसी का उदाहरण दिया। अब लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब वो कंप्रेस्ड होती है, ऐसे ऐसे वेव्स बढ़ती हैं, तब क्या करेंगे,
तब उसमें तो आप कहेंगे श्रृंग अर्थ है ही नहीं है, तो वो तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, उनको कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं ना, उसमें जो दो क्रमागत संपीड़न है और जो दो क्रमागत विरलन है उनके बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। इमेज में आप देख सकते होंगे जो यहाँ पर बना हुआ है इमेज, तो इसमें दो क्रमागत देखिए आपके बने हुए संपीड़न, तो इनके बीच की दूरी हो गई आपकी तरंगदैर्ध्य और इनके बीच की दूरी हो गई तरंगदैर्ध्य। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ कितना है, कैसे चल रहा है। तो इसमें जो कंप्रेशन है और जो आपका यहाँ पर विरलन है, रेयरफैक्शन, उन दोनों के बीच की दूरी आपकी तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तरंगदैर्ध्य क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों में कैसे निकालते हैं और किस में क्या होता है, संपीड़न किस में होता है, विरलन किस में होता है, तो पी वेव्स में होगा। पी और एस में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कई बार देखिएगा इमेज बनाइएगा, गलत नहीं होगा। चलिए अब चाल कैसे कहलाएगी ना, एकांक समय में तय की गई दूरी। अभी क्या था, हमने आपसे कहा कि जो 1 सेकंड में कितना कंपन हो रहा है, तो वो आवृत्ति निकल आई ना। अब उसी को थोड़ा दूरी में देख लो कि 1 सेकंड में वो कंपन तो जो भी कर रहा है वो यहाँ से कितनी दूर तक वो कण जा पा रहा है ना। यानी कि कंपन करते हुए 1 सेकंड में मान लो यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचने में उसको 2 सेकंड लग गया। तो ये जो दूरी तय कर रहा है ना, अगर वो बहुत दूरी है तो मतलब उसकी स्पीड तेज हो गई ना। तो इसका मतलब समझिए तरंग आयाम का इमेज आपका देखिए यहाँ बन गया है, जिसको मैंने आपको समझाया था कि मध्यमान स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा, तरंग का आयाम कहलाएगा। और जो दो गर्तों के बीच में, दो श्रृंगों के बीच में दूरी अनुप्रस्थ तरंग बनी हुई है ये इमेज में, तो ये क्या होगा, ये आपका तरंगदैर्ध्य कहलाएगा। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी कि 1 सेकंड में, इसको क्या कहेंगे, एकांक समय। हम 1 सेकंड की बात नहीं करेंगे, कोई एक एकांक समय ले लिया जाए तो उसमें तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, वेव स्पीड कहलाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा। आइए अब इसी तरीके से इसका फार्मूला भी निकाला जा सकता है कि जो स्पीड है तरंग की, वेव की, वी से उसको दर्शाते हैं, और जितनी फ्रीक्वेंसी हुई होगी जितनी उसकी तरंगदैर्ध्य होगी। भाई ऐसे 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 फ्रीक्वेंसी हो रही है 1 सेकंड में, और इसकी दूरी कितनी है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो निकल नहीं आएगा कितनी दूरी निकल आई। तो बड़ी व्यवहारिक सी बात है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि तरंगदैर्ध्य का गुणा अगर आवृत्ति से हो जाए n इंटू लैम्डा, तो आपकी तरंग चाल निकाली जा सकती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और उसकी तरंगदैर्ध्य इतना है, उसकी तरंग चाल कितनी होगी, तो क्या आप मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल पाएंगे? तो MCQ में पूछ भी सकता है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा समझिए कि चूंकि अनुप्रस्थ तरंग में अलग है, अनुदैर्ध्य तरंग में अलग है, तो दोनों की चाल कैसे होगी। तो जो अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसमें हमने कहा था कि दीवार से अगर कोई एक डोरी तनी हुई है, कोई एक रस्सी, और उसको आप झटका मारें तो क्या होगा, एक लचीली तनी हुई डोरी या तार में तनाव T हो, तो डोरी की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m हो, तो डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी, जो आपका T है यानी कि जो तनाव है, सरफेस जो उसमें है टेंशन, और जो उसमें मास है, इन दोनों का यहाँ पर इस फार्मूले के तहत सेट करेंगे तो आपका हो जाएगा √T/m, तो आपकी स्पीड निकल आएगी। हालांकि बहुत साइंटिफिक आपको नहीं जाने की जरूरत है, मैं आपको अप्लाइड साइंस समझाता हूँ। अनुदैर्ध्य तरंग की बात यहाँ पर करते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल है। तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरण कर सकती हैं। पी वेव्स जैसे हैं, जो साउंड वेव्स हैं वो इनमें, तो इनमें क्या होगा, तो न्यूटन के नियमानुसार P = P/d, जहाँ P क्या है, गैस का प्रारंभिक दाब है, D क्या है, द्रव्यमान घनत्व है। तो इस तरीके से भी फार्मूले में रख करके आप इसको निकाल सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाए कि यांत्रिक तरंगों की चाल जो है, चाल तनाव, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा दाब के समानुपाती होता है, जबकि प्रति एकांक लंबाई और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब जब वो बढ़े तो वो बढ़ता है, और जब वो घटे तो घटता है। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा हो जाएगा कि जब ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, जब वो घटेगा तो वो बढ़ेगा। तो इस ठीक है, इसको जब इस पर कोई सवाल आएगा तो हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए आगे चलते हैं। ठोस एवं द्रव का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है अलग अलग। ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। इसको कहते हैं कठोरता किसी चीज़ की। तो एक सीरियल से बताया था, किसी चीज़ की कठोरता बढ़ते हुए उसका यंग प्रत्यास्थता जो गुणांक है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। आइए बात करते हैं जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उनकी बात करेंगे। अभी तक तो ये मैकेनिकल वेव्स की बात हो रही थी, जितना हमने पढ़ा पहला, अभी तक जितना कुछ ये तामझाम पढ़ा ना, ये सब मैकेनिकल वेव्स का है। ठीक है, ये जो हम लोग व्यवहारिक देखते हैं, जो नहीं दिखता जरा उसकी बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन इनका हमारे जीवन में ना बड़ा उपयोग है। अब देखिए, उपयोग तो भाई सबका है, तभी तो साइंस चल रही है। वे तरंगें जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगों के लिए क्या होती थी चाहे अनुदैर्ध्य हो चाहे अनुप्रस्थ हो, सभी को चाहिए कोई न कोई माध्यम, है ना, ठोस, द्रव, गैस, कुछ चाहिए। इनको भाई कुछ नहीं चाहिए। ये क्या करेंगे, ये तो वैक्यूम में भी चल सकती हैं।
ठीक है। तो इनको भाई जो नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहा जा सकता है, गैर यांत्रिक तरंगे भी कहा जा सकता है। इनका उदाहरण देखिए, जो आपकी लाइट वेव्स हैं, प्रकाश तरंगे, जो आपकी रेडियो वेव्स हैं, रेडियो तरंगे, जो आपकी एक्स रेज हैं, एक्स तरंगे, ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक। अब जो इनकी चाल होती है ना, ये प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको याद कर लीजिए, प्रकाश की चाल। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड हो गई, ये आपके लाइट के बराबर ही होगी। तो मतलब लाइट की स्पीड इसकी स्पीड लगभग बराबर है। जो एक थोड़ा सा साइंटिफिकली यहाँ पर समझाया गया है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। जो इसका रेंज होता है परास, वो होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁸ मीटर या इससे ज़्यादा होता है। अब तरंगदैर्घ्य का, जो तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है आवृत्ति, इसका क्रम में वर्गीकरण कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बड़ा सीधा से मैं आपको बता दूं ना कि इनकी वेवलेंथ को ले लीजिए, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखते हुए, मेनली वेवलेंथ को, तो वेवलेंथ से ही पता चल जाएगा पूरा स्पेक्ट्रम बांटा गया है। इसमें क्या होगा, ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पास पास वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ तो अब समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी ना, इनके दोनों के बीच की दूरी है ना, ये क्या है? वेवलेंथ है। तो यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है? तो अब समझ में आ गया होगा शॉर्ट वेव कौन सी है, लॉन्ग वेव कौन सी है ना। तो देखिए, शॉर्ट वेव कौन सी हो गई? गामा हो गई, एक्सरे हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई। अगर इनको आपके सीरियल से लगाने के लिए आ जाए तो कर पाएंगे कि नहीं? और ऐसे ही आपका हो जाएगा विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में क्या क्या होते हैं? वायलेट होती है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सभी होते हैं ना आपके इंद्रधनुषी रंग। तो ये आपके विजिबल है, जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इनको हम देख नहीं पाते, इनको हम देख नहीं पाते, ये नुकसान करेंगे आपको। तो देखो, तो आपकी गामा, एक्सरेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी इधर जो आपकी ये है वेवलेंथ, इधर घटती जाएगी, ये बना हुआ एरो, और ये इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और थोड़ा इनको समझ पाएंगे। इमेज माइंड में रखिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा क्रम लगाने का। ठीक है, कि जब अगर बढ़ते वेवलेंथ में देखें तो गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद आप विजिबल लाइट में भी अलग से याद रखिएगा, विबग्योर को उल्टा लिखा जाता है ना। तो विबग्योर जो आपका है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो इसको इस क्रम में लिखिएगा। तो ये बढ़ते हुए वेवलेंथ, तो आपसे कहे कि वायलेट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा कि रेड का, बैगनी का ज़्यादा होगा तरंगदैर्घ्य कि लाल का होगा? तो आपने पता है ना कि जब ऐसे लिखा हुआ है तो लाल का ज़्यादा होगा। इसीलिए हमें जो सुबह शाम जो होता है, सूरज जो होता है, वो आपको लाल दिखाई देता है आसमान। है ना, बाकी भी तो रंग हो सकते हैं नहीं। ठीक, उसके बाद कौन सा होगा? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। अगर कन्फ्यूजन हो थोड़ा ऐसे याद रखिए, वायलेट को उल्टा रखिए बढ़ते हुए इधर। अब देखिए, जो इसमें वायलेट के बाद जो और आएगा और नीचे, तो अल्ट्रा वायलेट कर दीजिए, वायलेट से अल्ट्रा वायलेट, और रेड के बाद देखिए इंफ्रारेड, है ना। तो आपको थोड़ा सा सीरियल भी आसानी से मैच हो जाएगा कि गामा, एक्सरे, वायलेट के बाद कौन सा आ जाएगा? अल्ट्रा वायलेट, और विबग्योर वहीं से जोड़ लीजिए अपनी पूरी, तो याद हो जाएगा। और आर के बाद फिर रेड कर दीजिए, आर रेड है ये, इंफ्रारेड, उसके आगे माइक्रोवेव, उसके आगे रेडियो वेव। तो वेवलेंथ को मैं इसलिए बार बार कह रहा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इस सबका यहाँ वेवलेंथ दिया, इन्हीं को लेकर क्वेश्चन अक्सर कर पूछा भी जाता है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब शुरू करते हैं कहाँ से? गामा से। गामा आपकी मतलब शॉर्ट वेव से। चलिए, इनका उपयोग बेसिकली हम लोग अप्लाइड में देखेंगे। जो थोड़ा बहुत इनकी तरंगदैर्घ्य है, अगर वो याद रह पाएगा तो भाई अच्छी बात है, अगर नहीं याद रह पाता है तो बहुत टेंशन मत लीजिएगा। 10⁻⁻16 वही इमेज अगर आप 2-3 बार बनाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है इसका वेवलेंथ। इसकी जो आवृत्ति होती है, यह हाई होती है, फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। जिसका शॉर्ट वेव होगा ना, उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, क्योंकि भाई वो जल्दी जल्दी बहुत तेज़ कंपन कर रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई नहीं हो जाएगी। जब उसको टाइम बाउंड करोगे 1 सेकंड में कितनी वो कंपन कर रहा है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई ना, तो ये उच्च आवृत्ति हो गई ना, हाई फ्रिक्वेंसी हो गई। तो इसकी जो विकिरण है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है। तो जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें ये जो गामा रेज होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। और इनका उपयोग कहाँ करते हैं? तो कैंसर जो सेल होती हैं उनको नष्ट करने में इनका उपयोग होता है। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्लाइड साइंस सबसे अक्सर कर पूछा जाता है। आइए बात करते हैं एक्सरेज की। एक्सरेज में क्या होगा? तो इनकी वेवलेंथ यहाँ पर फिर आपको दिखाई गई है। तो वेवलेंथ तो अब धीरे धीरे आपकी बढ़ती ही जाएगी, 10⁻13 मीटर से लेकर के आपका 10⁻8 मीटर तक होती है। इसका जो उपयोगिता, इसका भी एक्सरेज का तो आप खूब अच्छे से जानते हैं कि एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे आपका वही है, उपचार दोनों में प्रयोग किया जाता है। किंतु एक्सरे जो है सजीव ऊतक और जीवों को हानि पहुंचा सकती है, इसीलिए जब वो लोग एक्सरे करते हैं तो थोड़ा सा एक ऐसा जैकेट पहन लेते हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। तो इसमें क्या होता है कि जो उनके
धात्विक लक्ष्य पर जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बौछार कराई जाती है, तो एक्सरेज जो है वो उत्पन्न होती हैं। अब एक्सरेज के बाद कौन सा आएगा? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद आपका विजिबल लाइट वाला आ जाएगा। विजिबल लाइट में यानी कि आपका वेगब्योर कर दीजिए, है ना, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो सबसे छोटा किसका फ्रीक्वेंसी, माफ़ कीजिएगा फ्रीक्वेंसी नहीं, बार बार गलत बोल जा रहा, जो आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ बढ़ रही है, तो वेवलेंथ जो है आपका किसका हो गया? वो आपका गामा का हो गया सबसे छोटा, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद वेवग्योर, उसके बाद रेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियोवेव। ये भूलिएगा नहीं, रट लीजिए। अब इसमें क्या है, जो आपकी बार बार मैं आपको वेवलेंथ यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको याद हो नहीं पाएगा, आपको लगेगा एक बड़ा बर्डन है। जो इंपॉर्टेंट बात है ना उनको बात करेंगे, बस आपको क्रम बता दिया तो आपको समझ में आ गया। अभी क्या होता है कि जो परावैंगनी होती हैं ना, तो ये इनको विशिष्ट उपकरणों से भी निकाला जा सकता है, जो बहुत गर्म पिंड है उनसे भी निकल सकता है। तो इनमें 3 तरीके की होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। इनको थोड़ा सा समझने वाली बात है। दरअसल ABC को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक बार UPSC ने पूछ रखा था कि कौन ज़्यादा हानिकारक है। तो देखिए, जो इसमें UVA है इसका तरंगदैर्घ्य कितना है? 320 नैनोमीटर से आपका 400 नैनोमीटर तक। और UVB का हो गया, तो देखिए इसमें 320 शुरुआत ये है 280, यानी कि जो शॉर्टर हुआ वो UVC हुआ, और जो थोड़ी बड़ी हुई वो कौन सा हुआ? वो UVA हुआ। तो इसका मतलब इसका भी क्रम ऐसे ही रखिए, C रखिए, फिर B रखिए, फिर A रखिए, तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इसको जो मेन बात है इसमें समझने वाली वो ये है जो इसमें लिखा हुआ है। जो UVC है वो ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। अतः ओजोन क्षरण के कारण ये पृथ्वी तक जो है पहुंच जाएंगे। तो अगर ओजोन हमारा डिप्लीट हो गया तो ये UVC यहाँ पर पहुंच के बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो UVB होता है, थोड़ी इनकी बड़ी वेवलेंथ होती है, तो इनका आंशिक रूप से इनका ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। भाई ये भी घटेंगे तो भी ये भी आएंगे। जो UVA है वो भी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, UVA। तो जो आपका बहुत शॉर्ट वेव है ना वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, UVC, तो ये आपका नुकसानदायक हो जाएगा ना यहाँ पर। और इनका अप्लाइड उपयोग क्या है, तो जो आपका जल शोधन किया जाता है और उनमें जो कीटाणुओं को मारने के लिए UV लैंपों का, अल्ट्रावायलेट लैंपों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा ही लासिक है, लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोमाइलिसियस। इसमें क्या है, नेत्र जो आपकी आँखों की सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए संकीर्ण किरणपुंज हैं उन पर फोकस किया जाता है। फिर जो सभी ऊपर की जितनी भी अभी तक हमने देखा ये शॉर्ट वेव लेंथ की जो रेज थी, इनकी जो तरंग लंबाई है वो 400 नैनोमीटर से कम होती है, इसलिए इनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। इन सब की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो इनकी जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी। आइए बात करते हैं विजिबल लाइट वेव्स की। तो उसी स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो विजिबल लाइट जो है आपको दिख जाएगा वो विबग्योर वाला हिस्सा। तो दृश्य प्रकाश तरंगे में अब देखिए इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि मानव नेत्र जो होता है इनके लिए संवेदनशील होता है, विबग्योर के लिए। तो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण इसको कहते हैं पारबी। बैगनी और नीला रंग जो होता है वो लघु तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में आता है। तो विबग्योर में कौन कौन सा आएगा, तो VIB, तो विबग्योर GYOR। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये किस में आएगा, ये इसमें आएगा आपका शॉर्ट वेवलेंथ में। तो इसी कारण जो वायलेट और ब्लू की है वो एनर्जी जो है वो हाई होती है, वायलेट और ब्लू की। तो ये आपसे पूछा सकता है कि बैगनी और नीला रंग का जो है किसकी एनर्जी ज़्यादा हाई होती है, तो कंपैरेटिवली इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। जब भाई उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है ना, लेकिन इनका वेवलेंथ कैसा होगा, इनका वेवलेंथ कम होगा, इनका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये आप अपने स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। तो बैगनी और नीला रंग जो होता है लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में आता है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा उच्च होती है। हमारे नेत्र जो होते हैं वो नीले रंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जो यहाँ पर नैनोमीटर में आपका रेंज दिया हुआ है, इनका जो रेंज है विजिबल लाइट का वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, और जो आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो आपका 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ से लेकर के 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़ के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी पाई जाती है विजिबल लाइट की। तो ये आपसे पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। अब बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर निम्नलिखित रंगों के रूप में इसको विभाजित किया गया है। इन्हीं को कहा जाता है प्योर स्पेक्ट्रल कलर्स। तो इनको बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य आपको यहाँ देखने को मिल पा रहा है, और इसमें कुछ वही नहीं है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको लिखा था विबग्योर क्रम वही आप रखिए लगभग इसमें। तो जो मेन है इसमें उन्हीं को रखा गया है, VIB GYOR। तो देखिए वायलेट के बाद क्या होगा, यहाँ पर इंडिगो नहीं दिया गया है, ब्लू दिया गया है। ब्लू के बाद क्या है, ग्रीन है। ग्रीन के बाद क्या है आपका
येलो है, येलो के बाद आपका ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद रेड है। तो देखिए वही क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, बढ़ते हुए वेवलेंथ, आपकी देखिए वेवलेंथ यहाँ बढ़ भी रही है, सबका यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग, तो सबको अलग से याद नहीं करने की ज़रूरत है, एक्चुअली आपको एक क्रम पता होना चाहिए। तो अब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी ना। तो कोई कन्फ्यूज़न है क्या? वेवलेंथ देखिए जब बड़ा बड़ा होगा तो एक कंपन करने में टाइम लेगा, तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी ना। तो वेवलेंथ बढ़ रही तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसमें कौन सी बात है, कन्फ्यूज़न खत्म। और जल्दी जल्दी अगर वेवलेंथ आपकी कम हो गई तो क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो इस तरीके से आप उसकी एनर्जी को भी कोरिलेट कर सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी, इसकी वेवलेंथ को भी, आप खुद ही आपस में तरंग जो जनरेट करके आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो इनको अप्लाइड जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो आपको लगता है समझ में आ गए होंगे। और आइए देखते हैं, अब इसके बाद विजिबल के बाद लास्ट में इसका कौन सा आया था, लास्ट में इसमें आया था रेड, रेड आया था ना। तो रेड के बाद कौन सा आएगा, इंफ्रारेड आएगा। तो इंफ्रारेड यानी कि जो उससे बड़ी ज़्यादा लॉन्ग जो वेवलेंथ है उसको देखते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, इनका जो होता है, जो इंफ्रारेड होती हैं, कभी कभी इनको ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनके अधिकांश पदार्थ में विद्यमान जल के जो अणु होते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं और पदार्थ क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है का पृथ्वी की गर्मी अर्थात माध्य ताप बनाए रखने में भी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके द्वारा अहम भूमिका है। उपग्रहों में लगे जो अवरक्त संसूचक होते हैं उनका उपयोग सैनिक उद्देश्य, नाइट विजन में और फसलों की वृद्धि का परीक्षण करने में किया जाता है। और उपयोग कहाँ है, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी वगैरह के रिमोट वगैरह में जो है ये इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रिमोट में किसका यूज़ किया था, कौन सी वेव्स का, तो इंफ्रारेड का। आइए माइक्रोवेव्स का बात करते हैं। तो आपका ओवन घर में यूज़ होता होगा तो उसको देखिए। जो माइक्रोवेव्स है ना, तो ये क्या होंगी, लघु तरंगदैर्घ्य वाली रेडियो तरंगें हैं। अभी कंपैरेटिवली देखा जा रहा है ना अभी, तो इनकी आवृत्तियाँ लगभग गीगाहर्ट्ज के परास में होती हैं, रेंज में होती हैं। तो इनका जो वेवलेंथ होगा 1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मीटर के बीच में होता है। तो शॉर्ट वेव के कारण इन्हें जो है विमान संचालन में राडार प्रणाली में प्रयोग किया जाता है और राडार द्वारा मौसम पूर्वानुमान में इसका प्रयोग किया जाता है। जो ओवन है आपका माइक्रोवेव ओवन, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जल के अणुओं की अनुनाद आवृत्ति से मेल खा सके इतना रखा जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इससे क्या होता है, किसी भी जलयुक्त खाद्य पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो खाना बड़े आराम से गर्म हो जाता है। जलेबी खाना है तो ठंडी ले जाइए, ओवन में रखिए और फटाफट गर्म हो जाएगी। तो मोबाइल फ़ोन और वाईफाई में इनका प्रयोग जो है किया जाता है, जो आपकी माइक्रोवेव्स हैं। इसके बाद आइए थोड़ा से बड़ी जो तरंगदैर्घ्य आ जाएंगी। तो रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसमें क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक इनका हो सकता है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कम होगी, जब वेवलेंथ बढ़ गई तो आवृत्ति कम हो जाएगी, इसलिए कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म कर दीजिए। तो इसको इसलिए किलो हर्ट्ज़ में और मेगा हर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। तो ये आप जब रेडियो सुनते होंगे तो कहते होंगे कि 540 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 1600 किलो हर्ट्ज़ तक। और AM को आप ट्यून कर सकते हैं, FM को ट्यून करना है तो 88 किलो हर्ट्ज़ 88 मेगा हर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगा हर्ट्ज़ के बीच में आप ट्यून कर सकते हैं। टीवी आपको चलाना है तो सबकी यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई हैं। तो ये आपके ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा कि AM FM TV जो आपका मोबाइल रेडियो चलता है सेलुलर, ये किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो रेडियो संचार, दूरदर्शन संचार प्रणाली में आपको समझ में आ गया होगा किसका उपयोग होता होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपकी रेडियो वेव्स हैं उनकी टोटल अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो वो 500 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज़ के बीच में होती है। देखिए 935 है मेगा हर्ट्ज़, तो 1000 मान लीजिए लमसम, और यहाँ 540 तो 500 मान लीजिए। तो 500 से लगभग 1000 मेगा हर्ट्ज़ के बीच में रेडियो वेव्स होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप ये जो इमेज बनी थी यहाँ पे, अगर आप इसको भी समझेंगे तो अब आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। देखिए रेडियो वेव्स की बहुत ज़्यादा है, गामा की बहुत कम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी घटती जा रही है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आप कोरिलेट करेंगे, थोड़ा सा आप इंटरनेट पे गूगल करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि रेडियो तरंगें और सूक्ष्म तरंगें दोनों का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है, लेकिन रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सूक्ष्म तरंगों से, माइक्रोवेव से ज़्यादा होता है ना। माइक्रोवेव से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होकर के लौट आती हैं, तो इसके कारण संचार जो है वो संभव हो पाता है। और जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो पृथ्वी को, वायुमंडल को पार करके चली जाती हैं, तो इसलिए उनसे संचार नहीं हो पाता है ज़्यादा। फिर एक आता है कॉस्मिक रेज क्या होती हैं। दरअसल ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, ये सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण है। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। तो हमने ये तरंगों वाला जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आपके सामने पूरा बताया। इसके बाद एक आएगा प्रैक्टिस सेट, तो उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट को हल कर लेंगे और
उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देख पाएंगे कि हमें कितना समझ में आया। छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, उसको भी देखिएगा। फिर जो अगला चैप्टर है ध्वनि, उसको पढ़ेंगे। पसंद आए तो लाइक करिएगा। हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारा जो एग्जाम वॉच चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा, और उसका जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।